चैप्टर 221। तू अजीब ड्रैगन की फैली खबर। अरे, मैं वापस पहले जैसा कब बन पाऊंगा? 4 पंखों वाला लाल ड्रैगन जो अपने चारों पंजों के सहारे जमीन पर आगे बढ़ रहा था, अचानक बोल पड़ा और बीच में खड़ी निया को बेचारे वाले चेहरे से घूरने लगा। निया ने कंधे उचकाए, मुझे क्या पता। उसके दोनों तरफ जो खड़े थे, वो असली ड्रैगन थे ही नहीं। वो 4 पंखों वाला लाल ड्रैगन असल में जटायु था, और जो धरा ड्रैगन दिख रहा था, वो असल में अघोरा था। ये दोनों प्यारे जादुई जानवर जब ड्रैगन बने, तो बाहर से तो खतरनाक ही लग रहे थे, लेकिन असलियत में निया को बस उनके वो बेवकूफ़ी भरे दहाड़ याद आते ही घुटन सी होने लगी। भेस बदलने का पोषण शक्ल तो बदल सकता था, लेकिन आते और असली स्वभाव नहीं। ये दोनों ड्रैगन की दहाड़ सीख ही नहीं पाए, फिर भी ऐसे जोश में दहाड़ रहे थे जैसे कोई बहुत बड़ा काम कर रहे हों। अघोरा तो पीछे पड़े मृत जीवों के, और जटायु ऊपर से आग बरसा रहा था। निया, जो अभी अभी ड्रैगन महाद्वीप आई थी, उसे भी साफ समझ आ गया था, ये दोनों तरीके ड्रैगन जाति के नहीं हो सकते। मास्टर, बाद में खाने के लिए और मृत जीव मिलेंगे क्या? धरा ड्रैगन बने अघोरा ने बड़ी उम्मीद भरी आंखों से निया की तरफ देखा। उसके लिए फर्क ही नहीं पड़ता था कि वो जादुई जानवर है या ड्रैगन, उसकी पेट की भूख सबसे बड़ी थी। प्लीज, हम मत बोल। मुझे तो बिल्कुल भी मृत जीव नहीं खाने, जटायु ने गुस्से से अघोरा को घूरा। तू तो सबसे अजीब जादुई जानवर है जो मैंने देखा है। ऐसी गंदी चीज भी खा लेता है। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये इतना मजे लेकर कैसे खा रहा है। ओह, अघोरा ने सीधा सा सिर हिला दिया। निया दोनों को देखकर हंसे या रोए, समझ ही नहीं पा रही थी। हल्की मुस्कान के साथ बोली, अगर खाना है तो मैं तुम्हें और दिला दूंगी। अभी अभी उसके दिमाग में एक मजेदार आइडिया आया था। अरसलान के घोंसले की तरफ जाते वक्त उन्हें वैसे भी कुछ मृत जीव मिलेंगे। छिपने के बजाय क्यों न इन दोनों के बदले हुए रूप का इस्तेमाल करके थोड़ा हंगामा मचाया जाए। वैसे भी उसकी जादुई अंगूठी में अभी काफी भेस बदलने के पोषण पड़े थे। दुश्मन के अड्डे तक आकर अगर वो कुछ करे ही ना, तो फिर वो निया कैसी? सच में खाना सुनते ही अघोरा की आंखें चमक उठीं और पूरा जोश में आ गया। जटायु ने माथा पकड़ लिया। ऐसा मास्टर, और ऐसा सुअर जैसा साथी, मैं तो थक गया। असल में अघोरा को खाने की चिंता करने की जरूरत ही नहीं थी। उन दोनों से भिड़ने के बाद प्रमुख खुजैला ने आसपास के मृत जीवों में तरह तरह की अफवाहें फैलानी शुरू कर दी थीं। अब इस इलाके के लगभग सारे मृत जीव जानते थे कि ड्रैगन महाद्वीप के बीचों बीच 2 अजीब से बदले हुए ड्रैगन घूम रहे हैं। एक धरा ड्रैगन, जो मौत की आभा से बेअसर है और बड़े मजे से मृत जीवों को खा जाता है, और दूसरा लाल ड्रैगन, जो आसमान से आग बरसाता है और सबको तुच्छ समझता है। ये कहानी सुनकर कई मृत जीवों की आंखों में लालच चमक उठा। जैसे जैसे अरसलान का इलाका बढ़ रहा था, वैसे वैसे ऊंचे स्तर के ड्रैगन पकड़ना मुश्किल होता जा रहा था, और बिना मजबूत ड्रैगन के उनका दर्जा बढ़ ही नहीं सकता था। अब जब 2 म्यूटेंट ड्रैगन की खबर मिली, तो सारे मृत जीव ऐसे टूट पड़े जैसे उनमें नई जान आ गई हो। सबका एक ही लक्ष्य था, इन दोनों को पकड़कर वापस ले जाना और बड़ा योगदान हासिल करना। बेचारे इन मृत जीवों को ये जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो जिनसे भिड़ने जा रहे हैं, वो ड्रैगन नहीं, बल्कि एक अमर बिस्ट और एक पौराणिक बिस्ट हैं, जो जल्द ही संत स्तर को छूने वाले हैं। और असली खेल तो अब शुरू होने वाला था। आगे इस कहानी में क्या होगा जाने के लिए बने रहे मेरे साथ और पढ़िए मेरी इस दिलचस्प कहानी को। और अच्छे अच्छे कमेंट्स करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी, और पसंद आए तो स्टिकर जरूर भेजना। चैप्टर 222। मुर्गी चुराने चले थे और दाना भी गवा बैठे। जैसे जैसे निया ड्रैगन महाद्वीप के केंद्रीय इलाके की तरफ बढ़ रही थी, वहां एक असली खून खराबा मच चुका था। रास्ते भर जटायु और अघोरा, जो ड्रैगन के रूप में बदल चुके थे, वहां के मृत जीवों के लिए सबसे बड़ा निशाना बन गए थे। लहर दर लहर, झुंड के झुंड मृत जीव उनकी तरफ टूट पड़ते थे। पहले 1000 की सेना, फिर 5000 की। अनगिनत मृत जीवों ने अपनी जान देकर एक बात साबित कर दी, ये दोनों म्यूटेंट ड्रैगन सीधे सीधे उनका डरावना सपना थे। शुरुआत में जब भी कोई मृत जीव उस म्यूटेंट धरा ड्रैगन और लाल ड्रैगन से टकराता, तो सबके सब खुशी से पागल हो जाते। हर कोई गरजता, चिल्लाता, उन्हें पकड़ने के लिए टूट पड़ता। लेकिन नतीजा बेहद दर्दनाक।
उनके सारे हमले उस धरा ड्रैगन के लिए बस गुदगुदी जैसे थे। इतनी मेहनत के बाद भी बस उसकी मोटी खाल पर हल्की सी खरोंच ही छोड़ पाते थे, और वो भी कैसी कीमत पर? एक खरोंच डालने के लिए ना जाने कितने मृत जीव उसके पेट में चले जाते थे। पकड़ना तो दूर, जिंदा बचकर भाग जाना ही किस्मत की बात बन चुकी थी। सीधा सीधा वही हाल था। मुर्गी चुराने चले थे और दाना भी गवा बैठे। लेकिन इतना सब होने के बाद भी उन मृत जीवों की दिलचस्पी और बढ़ती जा रही थी। लेवल की परवाह किए बिना, वो धरा ड्रैगन हो या लाल ड्रैगन, दोनों की ताकत सीधे सीधे एक 6 पंखों वाले सिल्वर ड्रैगन के बराबर थी। इतनी ताकत मृत जीवों के लिए एक बहुत बड़ा लालच थी। आखिरकार उन्होंने करीब 10,000 मृत जीवों की सेना इकट्ठा की और दोनों म्यूटेंट ड्रैगनों को घेरने निकल पड़े। लेकिन हर बार जब वो उनसे भिड़ते, उन्हें बुरी तरह पीटा जाता, और जब किसी तरह कुर्बानियां देकर उन्हें घेर लेते, तो क्या होता? झट से दोनों ड्रैगन हवा में ऐसे गायब हो जाते जैसे कभी थे ही नहीं। 10,000 की सेना के सामने ऐसे गायब हो जाना उन्हें पागल कर रहा था, और असली दर्द तो उसके बाद होता। थोड़ी ही देर में वो दोनों फिर कहीं और प्रकट हो जाते और इधर उधर बिखरे मृत जीवों पर हमला बोल देते। हर तरफ हाहाकार मच जाता। शिकायतें, चीखें, गुस्सा, सब एक साथ। फिर जब सब मिलकर उनका पीछा करते, फिर से वो दोनों हवा में गायब। एक पल के लिए पूरा इलाका एक अजीब खेल बन गया था। मृत जीव पीछा करते, ड्रैगन गायब हो जाते, फिर अचानक हमला, फिर गायब। आखिरकार मृत जीवों का गुस्सा फट पड़ा। हिम्मत है तो सामने आकर लड़ो, मर्द बनो जरा, ड्रैगन हो या नहीं। दिन भर गुरिल्ला लड़ाई खेलते रहते हो, एक बार में खत्म क्यों नहीं कर देते हमें? उधर मृत जीव रो रोकर बेहाल थे, और इधर कोई मजे ले रहा था। हर बार जब निया इन दोनों शरारती साथियों को लेकर गड़बड़ मचाती, जैसे ही थोड़ा भी खतरा महसूस होता, वो तुरंत अघोरा और जटायु को वापस अपने शरीर में बुला लेती। मृत जीवों को एक भी मौका नहीं देती। इस वक्त निया का शरारती और चालाक दिमाग पूरी तरह चरम पर था। रास्ते में उसने कई ऐसे मृत जीवों के दल भी खत्म कर दिए जो ड्रैगनों को ले जा रहे थे, और सभी कैद ड्रैगनों को आजाद कर दिया। निया तो मजे में थी, लेकिन मृत जीवों की तरफ पूरी अफरातफरी मच चुकी थी। ड्रैगन महाद्वीप के केंद्रीय इलाके में एक लंबा चौड़ा मृत जीव, चांदी ग्रे कवच पहने, गुस्से से भरी आंखों के साथ अपने सामने घुटनों पर बैठे उच्चस्तरीय मृत जीवों को घूर रहा था। उसका चेहरा बिल्कुल सख्त, आंखों में आग। बताओ मुझे, ये सब आखिर चल क्या रहा है? उसकी दहाड़ के साथ मौत की भारी आभा चारों तरफ फैल गई। जो उच्चस्तरीय मृत जीव नीचे वालों के लिए कभी बेहद ताकतवर माने जाते थे, इस समय उसके सामने कांप रहे थे जैसे डरे हुए बटेर, और किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि सर उठाकर जवाब दे सके। लेकिन असली तूफान तो अभी बाकी था, क्योंकि अगला कदम निया का नहीं बल्कि उस गुस्से से भरे प्रमुख का होने वाला था। आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए बने रहे मेरे साथ और पढ़िए मेरी इस दिलचस्प कहानी को। और अच्छे अच्छे कमेंट्स करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी, और पसंद आए तो स्टिकर जरूर भेजना। चैप्टर 223 मृत जीवों का जनरल। जो शख्स इन सारे हाई लेवल मृत जीवों को इतना डरा सकता था, वो कोई साधारण नहीं हो सकता था। वो जरूर वही सबसे ऊंचे स्तर का विशेषज्ञ था जिसे ड्रैगन महाद्वीप पर भेजा गया था।
ताकि वो अरसलान के साथ मिलकर काम करे। मृत जीवों की सेना का प्रधान सेनापति जनरल सालार। मृत जीवों के बीच रैंक का फर्क बहुत सख्त था। हाई लेवल मृत जीव सीधे मृत जीवों की दुनिया में जन्म लेते थे। उनके अंदर मौत की आभा सबसे ज्यादा ताकतवर होती थी और वो मरे हुए लोगों को फिर से जिंदा करके उन्हें मृत जीव बना सकते थे, जबकि ज्यादातर लो लेवल मृत जीव इन्हीं हाई लेवल मृत जीवों के द्वारा श्राप से जिंदा किए जाते थे। उनकी मौत की आभा कमजोर होती थी और क्योंकि वो मरने के बाद दोबारा उठाए जाते थे, उनका दिमाग भी थोड़ा सुस्त होता था। मृत जीवों के लिए असली और शुद्ध खून वाले सिर्फ हाई लेवल मृत जीव ही थे, बाकी लो और मिड लेवल बस उनके फैलाए हुए हिस्से जैसे थे। असल में पूरी मृत जीव जाति का केंद्र सिर्फ हाई लेवल मृत जीव ही थे। सालार खुद एक हाई लेवल मृत जीव था और उसकी मौत की आभा अपने स्तर में काफी ज्यादा ताकतवर थी। उसके द्वारा जिंदा किए गए मृत जीव अक्सर दूसरे हाई लेवल मृत जीवों के बनाए हुए से ज्यादा शक्तिशाली होते थे। वो सीधे मृत जीवों के परम देव के अधीन था और लाखों की सेना उसके नियंत्रण में थी। इस बार मृत जीवों ने अरसलान के साथ मिलकर 1 लाख की सेना भेजी थी। ड्रैगन महाद्वीप के सारे मृत जीव सालार के आदेश मानते थे। सालार के गुस्से के सामने सारे हाई लेवल मृत जीव ठंडे पसीने से भीग गए। हमें नहीं पता कि वो 2 म्यूटेंट ड्रैगन कहाँ से आए। एक हाई लेवल मृत जीव कांपती आवाज में बोला। नहीं पता, सालार ने नाक सिकोड़ते हुए ठंडी हंसी छोड़ी। एक तरफ घुटनों के बल बैठा प्रमुख खुजैला पूरा कांप रहा था। वही पहला हाई लेवल मृत जीव था जिसने उन दोनों म्यूटेंट ड्रैगन को देखा था और उन्हीं के बारे में खबर भी उसी के मुंह से फैली थी। शुरू में तो वो बस श्रेय छीनना चाहता था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि ये दोनों ड्रैगन इतनी बड़ी मुसीबत बन जाएंगे। बहुत सारे मृत जीव मर चुके थे और ड्रैगन ले जा रही कई टोलियों पर हमला हुआ था, जिससे 100 से ज्यादा ड्रैगन हाथ से निकल गए। सबसे ज्यादा सिर पकड़ने वाली बात ये थी कि अभी तक उन दोनों म्यूटेंट ड्रैगन का कोई ठिकाना ही नहीं पता चल पाया था और उनके अधीन मृत जीवों की संख्या लगातार घटती जा रही थी। यही हालात सीधे सालार तक पहुंच गए और उसने सारे हाई लेवल मृत जीवों को बुलाकर उनकी जमकर क्लास लगा दी। वो दोनों म्यूटेंट ड्रैगन जानबूझकर हमारे खिलाफ जा रहे हैं, सही समय पर हमला करते हैं और फिर भाग जाते हैं। हम सच में उन्हें पकड़ नहीं पा रहे। प्रमुख खुजैला ने धीरे से पसीना पोंछते हुए सफाई दी। सालार ने आंखें सिकोड़ लीं। अगर इंसानों के नजरिए से देखा जाए तो उसका चेहरा काफी सुंदर था, लेकिन उस सुंदरता में एक अजीब सा डर छिपा हुआ था। उसकी धूसर सफेद त्वचा किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। हमारे खिलाफ? बताओ, अरसलान के कब्जे वाले ड्रैगन छोड़कर इस ड्रैगन महाद्वीप पर कौन सा ड्रैगन है जो हमारे खिलाफ नहीं है? सालार ने तिरस्कार भरी हंसी के साथ कहा। प्रमुख खुजैला ने सूखा गला निगला और चुप हो गया। ये पूरा मामला एक तमाशा बन गया है। हम लगभग 20,000 सैनिक खो चुके हैं और अभी तक उन दोनों ड्रैगन को पकड़ नहीं पाए। तुम सब के सब निकम्मे हो। सालार ने भौहें सिकोड़ते हुए झल्लाकर कहा। अब सुन लो, उन दोनों म्यूटेंट ड्रैगन के पीछे पड़ने की जरूरत नहीं है। उन दोनों पर उन्होंने जरूरत से ज्यादा ताकत और समय बर्बाद कर दिया था और इससे उनकी असली योजना भी पीछे छूट रही थी। तभी अचानक एक मृत जीव सैनिक तेजी से अंदर आया। जनरल सालार, अरसलान आपसे मिलने की अनुमति चाहते हैं। कमरे में एक पल को सन्नाटा छा गया और सालार की आंखों में एक अजीब सी चमक उभरी, जैसे अब असली खेल शुरू होने वाला हो। आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए बने रहे मेरे साथ और पढ़िए मेरी इस दिलचस्प कहानी को। और अच्छे कमेंट्स करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी, और पसंद आए तो स्टिकर जरूर भेजना। चैप्टर 224
सुना है तुम्हें थोड़ी परेशानी हो रही है। जैसे ही उसकी बात खत्म हुई तभी एक लंबा आदमी सुनहरे चोगे में अंदर आया। उसका चेहरा बेहद खूबसूरत था, लेकिन उसकी हल्की सुनहरी आंखों में एक खतरनाक सी चमक थी जो किसी को भी असहज कर दे। 8 पंखों वाले गोल्डन ड्रैगन की शक्ल हमेशा से ही शानदार होती है। लंबा चौड़ा मजबूत शरीर, बिल्कुल किसी युद्ध के देवता जैसा। लेकिन उसकी भौहों के बीच की वो चालाक, खतरनाक चमक उसकी पूरी छवि को बिगाड़ रही थी, जिससे लोग उसे देखते ही सतर्क हो जाएं। अरसलान, प्रमुख खुसैल खड़ा हो गया। मृत जीव और अरसलान के बीच रिश्ता हमेशा करीबी रहा था, इसलिए जरूरी औपचारिकता निभाना भी जरूरी था। अरसलान ने हल्का सा सिर हिलाया, फिर घमंडी नजरों से सामने घुटनों पर बैठे हाई लेवल मृत जीवों को देखा। उसकी आंखों में साफ तिरस्कार झलक रहा था। भले ही वो मृत जीव के साथ मिलकर काम कर रहा था, लेकिन अंदर से वो अब भी एक घमंडी ड्रैगन था। मजबूरी में साथ था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो उन्हें बराबरी का समझे। सुना है तुम्हें थोड़ी परेशानी हो रही है। अरसलान आराम से कुर्सी पर बैठ गया, भौं उठाकर प्रमुख सालार को देखने लगा। सैल ने ठंडे स्वर में कहा, कोई बड़ी परेशानी नहीं, बस 2 म्यूटेंट ड्रैगन हैं। लेकिन मुझे हैरानी ये है कि तुम्हारे ड्रैगन जाति में अब भी कोई ऐसा है जो अपने स्तर से ऊपर लड़ सके। मैंने तो सोचा था कि पूरे ड्रैगन महाद्वीप में ये काम सिर्फ लंकेश ही कर सकता है। लगता है हमने ड्रैगन जाति को कमाका। लंकेश एक 6 पंखों वाला सिल्वर ड्रैगन था, लेकिन वो 8 पंखों वाले गोल्डन ड्रैगन से भी टक्कर ले सकता था। वो हमेशा से एक किंवदंती रहा था। अरसलान ने ठंडी हंसी हंसी। तो क्या हुआ अगर वो लंकेश है? चाहे उसमें 8 पंखों वाले गोल्डन ड्रैगन से लड़ने की ताकत हो, लेकिन आखिर में वो है तो एक सिल्वर ड्रैगन ही। सिल्वर ड्रैगन सिल्वर ही रहेगा, कभी असली स्वर्ण ड्रैगन नहीं बन सकता। उसे हमेशा स्वर्ण ड्रैगन के पैरों के नीचे ही रहना होगा। लंकेश। अरसलान के दिल का कांटा था। दशरथ का छोटा भाई होने के नाते अरसलान पहले भी लंकेश के संपर्क में रह चुका था। मानना पड़ेगा, लंकेश की ताकत इतनी थी कि कई 8 पंखों वाले गोल्डन ड्रैगन भी उससे डरते थे। अरसलान और लंकेश के बीच कई बार मुकाबला हुआ और हर बार नतीजा बराबरी पर ही खत्म हुआ। लेकिन एक 8 पंखों वाले गोल्डन ड्रैगन के लिए 6 पंखों वाले सिल्वर ड्रैगन के साथ ड्रॉ होना भी हार के बराबर था। सालार ये बात अच्छी तरह समझता था। असल में वो अरसलान से ड्रैगन जाति के कुछ राज उगलवाना चाहता था। भले ही दोनों साथ काम कर रहे थे, लेकिन असली राज कोई किसी से साझा नहीं करता था। जैसे अरसलान ने ड्रैगन सम्राट का इलाका कब्जाने के बाद ड्रैगन किंग आदेश का नक्शा हासिल किया था, लेकिन वो नक्शा कैसा है ये ना किसी ड्रैगन ने देखा था, ना किसी मृत जीव ने। अरसलान किसी पर भरोसा नहीं करता था, और वो कभी भी ड्रैगन किंग आदेश का जिक्र मृत जीव के सामने नहीं करता। सालार भी बेकार में अपनी बेइज्जती नहीं करवाना चाहता था। अरसलान का लक्ष्य था पूरे ड्रैगन महाद्वीप पर राज करना, और मृत जीव का लक्ष्य था मरे हुए ड्रैगनों के शव लेकर अपनी हड्डियों की ड्रैगन सेना बनाना। दोनों के फायदे अलग थे, लेकिन जरूरत एक दूसरे की थी। ऊपर से देखने में ये रिश्ता काफी सही लग रहा था, पर अंदर ही अंदर दोनों एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते थे। अरसलान ने फिर घमंड से कहा, वैसे मैंने उन 2 ड्रैगनों के बारे में कभी नहीं सुना, चाहे वो कितने भी ताकतवर हों। आखिर है तो एक धरा ड्रैगन और एक लाल ड्रैगन ही। लंकेश भी असली ताकतवर स्वर्ण ड्रैगन से नहीं जीत सकता, तो ये दोनों तो कुछ भी नहीं है। उसकी आवाज में साफ तिरस्कार था, जैसे वो इन दोनों को कीड़े-मकोड़े समझ रहा हो। लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिन 2 बेकार ड्रैगनों को वो नजरअंदाज कर रहा है, वही बहुत जल्द उसकी पूरी योजना को हिलाकर रख देने वाले हैं। आगे इस कहानी में क्या होगा जाने के लिए बने रहे मेरे साथ और पढ़िए मेरी इस दिलचस्प कहानी को। और अच्छे कमेंट्स करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी, और पसंद आए तो स्टिकर जरूर भेजना। चैप्टर 225
मैं खुद इस मामले को संभालूंगा। ड्रैगन हमेशा ताकत में ही भरोसा करते थे। उनके हिसाब से देव जाति और दानव जाति को छोड़कर बाकी सारी जातियां कमजोर थीं। देव जाति के पतन और दानव जाति के पीछे हट जाने के बाद ड्रैगन जाति इस दुनिया की सबसे ताकतवर जाति बन चुकी थी। और यही बात अरसलान भी मानता था। मृत जीवों के साथ सहयोग करना उसके लिए बस इतना था कि वो अपनी वो सारी चीजें वापस ले सके जो उसकी थीं। ये कमजोर जातियां कभी भी ताकतवर ड्रैगनों को हरा नहीं सकती थीं। अरसलान का घमंड और अहंकार बिल्कुल भी छुपा हुआ नहीं था। उसकी श्रेष्ठता की भावना वहां मौजूद सभी उच्च स्तर के मृत जीवों के दिल में घृणा पैदा कर रही थी। मन ही मन कई मृत जीवों के चेहरे टेढ़े हो गए, आंखों में ठंडी चमक थी। क्या ये सच में खुद को अजय समझता है? अगर ये बेवकूफ ही अकेला ऐसा ड्रैगन था जो मृत जीवों के साथ सहयोग करने को तैयार हुआ, तो फिर उसे साथी क्यों चुना गया? सच तो ये था कि जब से अरसलान ने मृत जीवों से हाथ मिलाया था, वो लोग उसके हाथों ही दबाए जा रहे थे। ये 8 पंखों वाला सुनहरा ड्रैगन दिन भर अपने घमंड में डूबा रहता था और मृत जीवों को नीचे समझता था। यहाँ तक कि उनका प्रमुख सालार भी उसकी नज़रों में सम्मान नहीं पा सका था, जिससे मृत जीवों में उसके प्रति और भी ज्यादा नफरत भर गई थी। लेकिन फिलहाल उन्हें अरसलान का इस्तेमाल करना था, इसलिए अभी उससे टकराव नहीं कर सकते थे। सालार की आंखें ठंडी हो गईं। उसने अपनी नाराजगी दबाई और चेहरे पर नकली मुस्कान लाकर बोला, तुम सही कह रहे हो। मैंने आदेश दे दिया है कि फिलहाल उन 2 ड्रैगनों को नजरअंदाज किया जाए। मुझे विश्वास है कि वो 2 ड्रैगन तुम्हारी प्रतिष्ठा को देखते हुए तुम्हारे इलाके में सीधे घुसने की हिम्मत नहीं करेंगे। उसकी बात सुनते ही कमरे का माहौल थोड़ा भारी हो गया। अरसलान का चेहरा हल्का सा बदल गया। ड्रैगन महाद्वीप के बीच वाले क्षेत्र में वही 2 ड्रैगन लगातार सक्रिय थे। और ये पूरा इलाका अरसलान का था। मतलब ये नहीं कि वो उसकी इज्जत का ख्याल रखेंगे, बल्कि उन्होंने उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया था। उन्होंने तो उसके इलाके में खुलेआम हमला शुरू कर दिया था, जैसे उसे बिल्कुल भी गंभीरता से न लिया गया हो। मृत जीवों ने ये बात जानबूझकर अरसलान को नहीं बताई, लेकिन सालार ने अनजाने में ही वो परत हटा दी और सच्चाई उसके सामने रख दी। अरसलान की आंखों में गुस्सा जल उठा, मुठ्ठियां कस गईं। मैं इस मामले को खुद संभालूंगा। जिसने मेरे इलाके में घुसकर गड़बड़ी की है, उसे मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। उसकी आवाज ठंडी और भारी थी। सालार ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मुझे नहीं लगता ये अच्छा विचार है। सामने सिर्फ 2 छोटे ड्रैगन हैं, तुम्हें खुद जाने की क्या जरूरत है? उसकी आंखों में छुपी चालाकी की चमक साफ दिख रही थी। असल में उसे पता था कि वो 2 ड्रैगन आसान नहीं हैं। अगर आसान होते तो उसके लोग इतने भारी नुकसान में नहीं जाते। लेकिन अरसलान हमेशा खुद को सबसे ऊपर समझता था, तो उसे थोड़ा और खेलने दिया जाए, चाहे जीत हो या हार। मृत जीवों को कोई नुकसान नहीं। अगर अरसलान उन दोनों ड्रैगनों को मार भी देता है, तो भी उनके पास फायदा ही होगा, क्योंकि वो उनके शरीरों से अपनी हड्डी वाली ड्रैगन सेना और मजबूत बना सकते हैं। कमरे में ठंडी हवा बह रही थी। सभी उच्च स्तर के मृत जीव चुप थे, लेकिन उनकी आंखों में छुपी चालाकी साफ थी। अब माहौल और भी खतरनाक होता जा रहा था। ड्रैगन, मृत जीव और छुपी हुई साजिशें सब एक ही खेल में उलझ चुके थे। दूर कहीं ड्रैगन महाद्वीप के केंद्रीय क्षेत्र में एक हल्का सा कंपन हुआ, जैसे कोई बहुत बड़ी शक्ति जागने वाली हो। और उसी पल अंधेरे में किसी की धीमी आवाज गूंजी, तो आखिर अब असली शिकार शुरू होगा, या फिर शिकारी खुद शिकार बन जाएगा। आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए बने रहे मेरे साथ और पढ़िए मेरी इस दिलचस्प कहानी को। और अच्छे कमेंट्स करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी, और पसंद आए तो स्टिकर जरूर भेजना। चैप्टर 226 बहुत बढ़ा लालच।
ड्रैगन जाति की ताकत अगर दुश्मन बन जाए तो अरसलान के लिए सिरदर्द बन सकती थी, लेकिन अगर वही उसकी गुलाम बन जाए तो वो उसके विरोधी के लिए एक डरावना सपना बन जाती। अरसलान के लिए अगर वो दो बदलाव किए गए ड्रैगन उसे वश में आ जाएं, तो वह दिल से खुश हो जाता। सालार ने अरसलान को देखा और बोला, मतलब आज तुम उन दो ड्रैगन के लिए आए हो? अरसलान ने सांस को काबू किया, आंखों में हल्की ठंडक थी। मैं चाहता हूं कि तुम और ज्यादा मृत जीव भेजो, उत्तर दिशा पर हमला करने के लिए। सालार एकदम चौंक गया। उत्तर क्षेत्र पहले ही बाकी ड्रैगन जातियों के कब्जे में था। धीरे धीरे फैलते हुए उन्हें वहीं धकेल दिया गया था। अब वो पूरा इलाका, जो कि ड्रैगन महाद्वीप का 1/5वां हिस्सा था, वहीं सिमट गया था। और सबसे बड़ी बात, उस उत्तर में ड्रैगन की संख्या बेहद ज्यादा थी। लगभग 80% ड्रैगन वहीं छुपे हुए थे। तुम पागल हो गए हो क्या? उत्तर पर हमला। सालार की आवाज भारी हो गई। अरसलान की आंखें ठंडी हो गईं। मुझे वो छोटा कमीना चाहिए। मुझे लगता है वो उत्तर में छुपा है। उसकी आवाज में नफरत साफ झलक रही थी। वो मेरे भाई का आखिरी खून है। उसके दिमाग में दशरथ और मणिगंधा की मौत के दृश्य चमक गए। सालार ने माथा सिकोड़ लिया। मृत जीव सेना पहले ही बहुत नुकसान झेल चुकी है। अगर हम उत्तर में गए तो मृत ड्रैगन्स का नुकसान भारी होगा। अरसलान की आंखें सख्त हो गईं। मुझे परवाह नहीं, बस उसे मरते हुए देखना है। उसकी आवाज भारी शारीरिक साधना की दबाव जैसी लग रही थी। सालार ने धीमी आवाज में कहा, तुम्हें महाराज ने जो जादुई हथियार दिया है उससे भी उसे ढूंढ नहीं पा रहे। अरसलान ने सिर हिलाया। अब वो हथियार भी बेकार हो चुका है। वो बच्चा अब मेरे नजर से बाहर है। उसकी मुट्ठी कस गई। अगर वो अभी नहीं मरा तो मैं चैन से नहीं रह पाऊंगा। सल ने उसे समझाने की कोशिश की। वो बच्चा जन्म से ही कमजोर है। उसकी मां के शरीर में बहुत ज्यादा मृत ऊर्जा था। वो कभी भी 8 पंखों वाला ड्रैगन नहीं बन सकता। फिर भी इतनी बड़ी सेना क्यों? लेकिन अरसलान की आंखों में पागलपन था। मुझे बस उसकी लाश चाहिए। उसने अचानक सालार की तरफ देखा। अगर तुम मेरी मदद करो तो उत्तर लेने के बाद मैं तुम्हें सारे 8 पंखों वाले ड्रैगन दे दूंगा, सिर्फ मैं छोड़कर। उसकी आवाज में सौदा नहीं, धमकी थी। यहां तक कि लंकेश भी तुम्हें दे दूंगा। सालार कुछ पल चुप रहा। हवा भारी हो गई थी। उत्तर की तरफ ड्रैगन महाद्वीप का सबसे खतरनाक इलाका, जहां हजारों ड्रैगन छुपे हुए थे। और अब एक पागल शिकार शुरू होने वाला था। तभी उत्तर दिशा की धुंध में एक हल्की सी ड्रैगन की गर्जना गूंजी, जैसे कोई आने वाले तूफान की चेतावनी दे रहा हो। क्या अरसलान का यह कदम उसे खुद अपनी ही तबाही की तरफ ले जा रहा है? या फिर उत्तर में छुपा वो छोटा ड्रैगन सच में कुछ ऐसा बन चुका है जिसे कोई नहीं रोक सकता? आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए बने रहे मेरे साथ और पढ़िए मेरी इस दिलचस्प कहानी को। और अच्छे अच्छे कमेंट्स करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी। और पसंद आए तो स्टिकर जरूर भेजना। चैप्टर 227। मैं तुम्हें ड्रैगन कब्रिस्तान ले जाऊंगा। सालार ने अरसलान की तरफ हैरानी से देखा। उसकी भौहें थोड़ी ऊपर उठीं, चेहरा कुछ पल के लिए जड़ सा हो गया। अरसलान, वो उन्हें 8 पंखों वाले गोल्डन ड्रैगनों की सारी लाशें देने को तैयार था। देव ही जानता था कि 8 पंखों वाला गोल्डन ड्रैगन कितनी भारी ताकत रखता है।
सालार खुद ड्रैगन महाद्वीप में 1000 साल से था, लेकिन अब तक उसने इतने लंबे समय में भी 8 पंखों वाले पुनर्जीवित हड्डी ड्रैगनों को उंगलियों पर गिना जा सकता था। उसकी आंखों में पुरानी यादों के साथ हल्की ठंडक उतर आई। और हर एक हड्डी ड्रैगन इतना भयानक था कि उसकी दहाड़ से ही आकाश कांप जाए। उत्तरी इलाके में कम से कम दर्जनों 8 पंखों वाले स्वर्ण ड्रैगन थे। अगर वो सब हड्डी ड्रैगन बन जाए। सालार का गला हल्का सूख गया, हाथ अनजाने में कस गए। वो खुद को रोक नहीं पाया। ऐसा फायदा कोई भी आसानी से मना नहीं कर सकता था। ये उनके हड्डी ड्रैगन सेना के लिए बहुत बड़ा कदम था। अरसलान बेहद निर्दयी था। ड्रैगन महाद्वीप पर कब्जा करने के लिए वो अपने ही वंश को भी दाव पर लगाने से पीछे नहीं हटता था। उसके चेहरे पर ठंडी बेरहमी साफ झलक रही थी, जैसे अंदर कुछ टूट चुका हो। आखिरकार सालार ने गहरी सांस छोड़ी। ठीक है, मैं मानता हूं। लेकिन फिर उसने हल्की मगर सोच भरी आवाज में कहा, लेकिन इस बार ऊर्जा बहुत ज्यादा लगेगी और हमारे पास हड्डी ड्रैगनों की संख्या सीमित है। उसका चेहरा गंभीर था, लेकिन आंखों के पीछे लालच अब भी जिंदा था। अरसलान ने दांत भींच लिए। मैं तुम्हें ड्रैगन कब्रिस्तान ले जाऊंगा। ये सुनते ही पूरा माहौल बदल गया। सालार की आंखें अचानक चमक उठीं, शरीर में हल्की सी कंपी दौड़ गई। ड्रैगन कब्रिस्तान। कहा जाता था कि हर उच्च स्तरीय ड्रैगन अपनी मौत के करीब खुद को उस रहस्यमयी जगह की ओर खींच ले जाता है, जहां वो चुपचाप अपनी अंतिम सांसें लेता है। वो जगह थी ड्रैगन कब्रिस्तान, हर युग के उच्च स्तरीय ड्रैगनों का अंतिम विश्राम स्थल। सिर्फ उन्हीं ड्रैगनों को उसके बारे में पता था जो बहुत ऊंचे स्तर पर थे। बाकी दुनिया के लिए वो एक रहस्य था। सालार लंबे समय से उस जगह का लोकेशन चाहता था, लेकिन अरसलान ने कभी नहीं बताया था। उसकी आंखों में पुरानी निराशा की झलक चमकी। ड्रैगन कब्रिस्तान में अनगिनत शक्तिशाली लाशें थीं। हालांकि हजारों साल पुराने ड्रैगन कंकाल धीरे धीरे खराब हो चुके थे, लेकिन पिछले 10,000 सालों में मरे ड्रैगनों के कंकाल अभी भी पुनर्जीवित किए जा सकते थे। ये जगह मृत जीवों के लिए एक पवित्र खजाने जैसी थी। सालार के होठों पर एक ठंडी, लालची मुस्कान फैल गई। उसकी आंखें अंधेरे जैसी गहरी हो गईं। अरसलान की ये चाल सीधे अपनी ही मौत को बुलावा देने जैसी थी। मृत जीवों ने उसे ताकत बढ़ाने के लिए चुना था, लेकिन अब वही उन्हें पूरी दुनिया सौंप रहा था। एक बार उत्तर टूट गया तो बाकी सारे 8 पंखों वाले गोल्डन ड्रैगन अरसलान को छोड़कर उनके गुलाम बन जाएंगे। सालार की नजरें ठंडी हो गईं और उसने धीरे से अरसलान की तरफ देखा। उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान उभरी। तब वो सिर्फ एक बेकार मोहरा रह जाएगा। और दूसरी तरफ अरसलान को अंदाजा भी नहीं था कि वो सिर्फ एक सौदा नहीं कर रहा था, बल्कि पूरे ड्रैगन वंश की किस्मत पर हस्ताक्षर कर रहा था। सालार के दिमाग में पूरा खेल तैयार हो चुका था। ड्रैगन मरेंगे, हड्डी ड्रैगन उठेंगे और फिर पूरा महाद्वीप उनके कब्जे में होगा। लेकिन उसे नहीं पता था, इस अंधेरे खेल के पीछे कोई और भी था, जो चुपचाप हर चाल को देख रहा था। उसकी मौजूदगी हवा में भी महसूस हो रही थी, ठंडी और भारी। और सवाल सिर्फ एक था, क्या अरसलान सच में शिकार कर रहा था, या फिर वो खुद किसी और बड़े जाल में धीरे धीरे फंस रहा था? आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए बने रहे मेरे साथ और पढ़िए मेरी इस दिलचस्प कहानी को। और अच्छे कमेंट्स करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी, और पसंद आए तो स्टिकर ज़रूर भेजना। चैप्टर 228। कई दिन हो गए, एक भी मृत जीव नहीं दिखा। अरसलान की चाल और मृत जीवों की साजिश दोनों ही चुपचाप पर बेहद खतरनाक तरीके से आगे बढ़ रही थी। उधर निया उस पूरे इलाके में अपने जटायु और अघोरा के साथ तबाही मचाए हुए थी। उसकी आंखों में हल्की शरारत और होठों पर हल्की मुस्कान थी, जैसे कोई खेल खेल रही हो। उसने अनगिनत मृत जीवों को खत्म कर दिया था और सैकड़ों ड्रैगनों को बचा भी लिया था। अच्छी बात यह थी कि उसके पास इस सफर के लिए बहुत सारी औषधियां पहले से तैयार थी, वरना सिर्फ इन्हीं ड्रैगनों को औषधियां देना ही भारी पड़ जाता। उसकी जादुई अंगूठी हल्की चमक के साथ लगातार सामान समेट रही थी
औषधियों के अलावा उसने आपातकाल के लिए बहुत सारी जड़ी बूटियां भी रखी थी। वो जितना आगे बढ़ती, उतनी ही ज्यादा औषधियां उसकी जादुई अंगूठी में बढ़ती जा रही थी। कई दिन हो गए, एक भी मृत जीव नहीं दिखा। निया एक पेड़ की डाली पर लेटी हुई थी और अपने पैर हल्के हल्के झुला रही थी। उसका चेहरा आराम में था, जैसे कोई मिशन नहीं बल्कि छुट्टी हो। जटायु और अघोरा पास ही बैठे थे और अपने प्रमुख को देखकर दोनों के चेहरे पर अजीब सी खामोशी थी। जटायु ने हल्का सिर झुकाया और अघोरा ने हाथों को घूरते हुए देखा, जैसे अभी भी भरोसा नहीं हो रहा हो कि वो फिर से खुद बन गए हैं। दोनों ने हाल ही में भेष बदलने का पोषण का असर खत्म किया था और अपनी असली शक्ल में लौट आए थे। अब वो मध्य क्षेत्र में पहुंच चुके थे। यहां हर तरफ मृत जीव और ड्रैगन मौजूद थे, लेकिन निया ने अब उन्हें लड़ाई के लिए नहीं भेजा। उसकी आंखें थोड़ी संकरी हुईं, जैसे दिमाग में योजना घूम रही हो। अगर यहां सीधी लड़ाई होती तो बहुत सारे मृत जीव और ड्रैगन इकट्ठा हो जाते। उसका मकसद लड़ाई नहीं था। उसका मकसद था ड्रैगन राजा की फरमान का नक्शा चुराना। एक और समस्या भी थी। उसकी जादुई अंगूठी में अब बहुत कम ग्रैंड मास्टर स्तर की भेष बदलने की औषधियां बची थीं। जटायु और अघोरा जैसे शक्तिशाली जीवों के लिए भेष बनाए रखना बेहद मुश्किल था। निया खुद ग्रैंड मास्टर हर्बलिस्ट नहीं थी। उसके पास जो भी औषधियां थीं, वो उसके गुरु करण द्वारा बनाई गई थी। कम स्तर की भेष बदलने वाली औषधियां सिर्फ कुछ मिनट ही असर रखती थी। उसने हल्की सांस छोड़ी, जैसे यह बात उसे भी परेशान कर रही हो। अगर हम लंबे समय तक भेष में रहना चाहते हैं तो सैकड़ों बोतलें चाहिए होंगी। निया ने हल्के से कंधे उचकाए। अब यहां तक आ गए हैं, अब आगे की परेशानी खुद संभाल लेंगे। उसकी आवाज में लापरवाही नहीं, बल्कि पूरा आत्मविश्वास था। जटायु ने उसे देखा। तुझे सच में डर नहीं लगता? उसकी आंखों में चिंता थी, लेकिन आवाज में हैरानी ज्यादा। निया हल्का सा मुस्कुराई। इस दुनिया में ऐसा कुछ नहीं जिसे मैं चुरा न सकूं। उसी समय दूर अरसलान ने बड़ी संख्या में ड्रैगनों को भेजा था, मध्य क्षेत्र में उस दो रूप बदलने वाले ड्रैगन को ढूंढने के लिए। लेकिन पूरा इलाका उलट-पुलट करने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिला। निया ने ऊपर आसमान की तरफ देखा। उसकी आंखें शांत थीं, लेकिन उनमें एक शरारती चमक थी। तुम लोग ढूंढते रहो, मैं तो पहले ही खेल के आखिरी हिस्से में पहुंच चुकी हूं। उसने जटायु और अघोरा को आदेश दिया। अभी मेरे अंदर रहो, आगे की चाल अब मैं अकेले चलूंगी। जटायु ने लंबी सांस छोड़ी। तू हमेशा इतनी बेफिक्र कैसे रहती है? निया हल्के से मुस्कुराई, जैसे ये उसकी आदत हो, क्योंकि घबराने से कुछ नहीं बदलता। और फिर उसने एक कदम आगे बढ़ाया। हवा अचानक भारी हो गई, जैसे किसी बड़ी घटना की आहट हो रही हो। निया का असली मिशन अब शुरू होने वाला था। ड्रैगन किंग की फरमान का नक्शा और मृत जीवों के बीच छिपा सबसे बड़ा रहस्य। लेकिन उसे नहीं पता था कि जिस जगह वो कदम रखने वाली थी, वहां पहले से कोई उसका इंतजार कर रहा था। आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए बने रहे मेरे साथ और पढ़िए मेरी इस दिलचस्प कहानी को। और अच्छे अच्छे कमेंट्स करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी। और पसंद आए तो स्टिकर जरूर भेजना। चैप्टर 229 मृत जीवों के शहर में निया ने जटायु और अघोरा को अपने शरीर के भीतर वापस बुला लिया। उसके हाथ हल्के से जादुई संकेत बनाते हैं और दोनों शक्तियां शांत होकर गायब हो जाती है। उसने अपना काला चोगा पहना और बिना किसी आवाज के पेड़ के नीचे से फिसलती हुई आगे बढ़ गई। सामने जो दृश्य था वो किसी साधारण जगह जैसा नहीं था। वो एक पूरा शहर था, जहां हर तरफ भीड़ थी।
अनगिनत मृत जीव आते जाते दिखाई दे रहे थे। उनकी चालें ठंडी थी, चेहरे भावहीन और वातावरण में भारी मौत की गंध फैली थी। बीच बीच में कुछ ड्रैगन भी मानव रूप में घूमते दिखाई देते थे। ये वही शहर था जहां मृत जीव रहते थे। ड्रैगन महाद्वीप के भीतर एक अलग बसा हुआ क्षेत्र। अरसलान ने अपनी ईमानदारी दिखाने के लिए ये शहर खास तौर पर मृत जीवों के लिए बनवाया था। ऊंची दीवारें, काले पत्थर की इमारतें और हर कोने में ठंडी ऊर्जा। मध्य क्षेत्र इस शहर के बिल्कुल पास था, इसलिए मृत जीव और ड्रैगन के बीच संवाद आसानी से हो जाता था। निया ने मृत जीवों का भेष पहन रखा था। उसने अपनी गर्दन पर लटकी चांदनी लॉकेट को हल्के से छुआ। उसकी आंखों में एक तेज चमक आई। सब ठीक था। उसने सिर झुकाया और भीड़ में धीरे धीरे शहर के अंदर कदम रख दिया। उसकी चाल इतनी साधारण थी कि कोई उसे देख भी न सके। उसका शरीर छोटा था और वो कई कमजोर मृत जीवों जैसी ही दिखती थी। जब कुछ निम्न स्तर के मृत जीव उसके पास से गुजरे तो उन्होंने उसकी तरफ देखा तक नहीं, बस आगे बढ़ गए। मृत जीवों की संवेदना बहुत कमजोर थी, विशेषकर निम्न स्तर के जो साधारण इंसानों जैसे लगते थे। यहां हर तरफ मौत की ऊर्जा फैली हुई थी। इस माहौल में कोई भी अलग ऊर्जा महसूस नहीं होती थी। निया के भीतर कोई भी ऊर्जा नहीं थी, इसलिए वो भी उन्हीं में से एक लग रही थी। जैसे भीड़ में कोई एक और साया हो। उसके होंठ हल्के से मुड़े। बिल्कुल सही। उसने धीरे से अपना चेहरा थोड़ा ऊपर किया। कुछ मृत जीवों की नजर उस पर पड़ी। उनकी आंखों में हल्की घृणा और तिरस्कार था। वे कमजोरों को देखकर हमेशा ऐसा ही व्यवहार करते थे। निया ने अपनी नाक हल्के से छुई। उसने खुद को बदला था। उसकी त्वचा अब मृत जीव जैसी थी और उसका चेहरा भी पूरी तरह साधारण कर दिया गया था। उसकी पहले वाली अत्यंत सुंदर शक्ल अब कहीं नहीं थी। अब वो एक सामान्य कमजोर मृत जीव लग रही थी। इतनी साधारण कि कोई उस पर ध्यान भी नहीं देता। न तो डर, न सम्मान, सिर्फ अनदेखी और तिरस्कार। निया ने धीरे से सांस छोड़ी। यही चाहिए था। उसका लक्ष्य साफ था, अरसलान। लेकिन वो ड्रैगन के रूप में यहां नहीं आ सकती थी, क्योंकि उच्च स्तर का ड्रैगन, जैसे 4 पंखों वाला लाल ड्रैगन, ही मानव रूप में बदल सकता था। और अरसलान के पास बहुत कम उच्च स्तर के ड्रैगन थे। अगर उसने गलत भेष बनाया तो तुरंत पकड़ ली जाती। लेकिन मृत जीवों की भीड़ में कोई नहीं जानता था कि उनमें एक इंसान लड़की छिपी हुई है। नहीं कोई शक, नहीं कोई पहचान। उसकी चाल पूरी तरह सफल थी। निया ने धीरे धीरे शहर का निरीक्षण शुरू किया। उसकी आंखें हर कोने को स्कैन कर रही थी। शांत, ठंडी और बेहद तेज। लेकिन उसे नहीं पता था कि इस शहर के सबसे गहरे हिस्से में एक ऐसी नजर पहले से ही उस पर टिक चुकी थी, जो उसे पहचान चुकी थी। और उसी पल कहीं दूर एक धीमी आवाज गूंजी, तो आखिरकार तुम आ ही गई। और उसी क्षण शहर की हवा थोड़ी और भारी हो गई, जैसे आने वाला तूफान अभी से सांस ले रहा हो। आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए बने रहे मेरे साथ और पढ़िए मेरी इस दिलचस्प कहानी को। चैप्टर 230। तूने मेरे कितने साथी मरवा दिए। इस जगह की बनावट बिल्कुल इंसानी शहर जैसी थी। ऊंची इमारतें, गलियां और दुकानों की कतारें, सब कुछ परिचित सा, लेकिन फिर भी अजीब ठंडा। निया ने देखा, यहां दुकानें भी थी, ठीक वैसे ही जैसे इंसानों के शहर में होती हैं। वह धीरे धीरे मृत जीवों के शहर में घूमने लगी, मानो वह किसी नई दुनिया को समझने निकली हो। उसकी आंखों में जिज्ञासा थी, कदम शांत लेकिन सतर्क। उसे मानना पड़ा, जो उसने देखा उससे वह हैरान रह गई। मृत जीवों का जीवन।
इंसानों जैसा ही था। यहाँ कपड़े, खाना, रहने की जगह और यात्रा, सब कुछ मौजूद था। लेकिन एक चीज अलग थी। यहाँ कपड़ों की दुकानें केवल काले और भूरे लंबे वस्त्र बेचती थीं। और वही पहचान वाला बड़ा काला चोगा। हर चीज में एक ठंडापन, एक मौत जैसी समानता थी। निया को आश्चर्य हुआ। यहाँ सराय क्यों है? मृत जीव इंसानों के सोने वाले सिक्कों से व्यापार नहीं करते थे। यहाँ इस्तेमाल होता था हड्डी सिक्का। नाम जैसा ही था, हड्डियों से बना हुआ पैसा। उस पर एक डरावनी खोपड़ी बनी हुई थी। निया जब इनकी जिंदगी देख रही थी, तभी अचानक एक हलचल उठी। मृत जीवों की भीड़ में शोर फैल गया। चारों तरफ सिर मुड़ने लगे, माहौल अचानक भारी हो गया। निया तुरंत एक बिल्ली जैसी फुर्ती से दौड़ी और भीड़ के बीच घुस गई। उसकी चाल हल्की, तेज और बिना आवाज की थी। भीड़ के बीच 3 उच्च स्तर के मृत जीव आपस में उलझे हुए थे। 2 एक दूसरे से बुरी तरह लड़ रहे थे, मानो पुरानी दुश्मनी हो। उनकी शारीरिक साधना टकरा रही थी, हवा कांप रही थी। तीसरा मृत जीव बीच में उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा था। उमर, बस करो जी! एक मृत जीव चिल्लाया, चेहरे पर गहरी चोट के निशान थे। निया की आंखें चमक उठीं। उसके होंठों पर हल्की शरारती मुस्कान आ गई। अरे, ये तो वही है। उमर नाम का मृत जीव खुजेल्ला से कहीं ज्यादा ताकतवर था। उसका शरीर पत्थर की दीवार जैसा मजबूत था। गुस्से में उसकी आंखें लाल हो रही थीं, मुट्ठियां भींची हुई थीं। वह खुजेल्ला को घूर रहा था। अगर कोई उसे पकड़ न रहा होता, तो वह अभी कूद पड़ता। खुजेल्ला, तू कमीना है! उमर दहाड़ा, मुट्ठी हवा में घुमाते हुए। तूने मेरे कितने साथी मरवा दिए! खुजेल्ला दर्द से हाँफ रहा था, लेकिन वह पीछे हटते हुए जवाब दे रहा था। उमर जी, मैंने सच बताया था। खुजेल्ला चिल्लाया। तुमने खुद ही बिना सोच समझे हमला किया था। निया ने यह सुनकर हल्की मुस्कान दी। आंखों में हल्की चमक, याद आ गया पुराना खेल। ये वही उच्च स्तर का मृत जीव था, जिसे उसने पहले जटायु और अघोरा के साथ परेशान किया था। अब दोनों आमने सामने थे। उमर बहुत गुस्से में था। उसके साथियों में से कई मारे जा चुके थे, और उसने खुजेल्ला को इसका जिम्मेदार मान लिया था। खुजेल्ला भी कम नहीं था। उसने जानबूझकर झूठ बोलकर उमर को फंसाया था। लोभ, ईर्ष्या और चालाकी तीनों साफ दिखाई दे रहे थे। उमर की आवाज गूंज उठी। तूने मुझे धोखा दिया। खुजेल्ला पीछे हटते हुए बोला। मैंने सिर्फ जगह बताई थी। निया की आंखें सिकुड़ गईं। वह सब समझ चुकी थी, यह अंदरूनी सत्ता और लालच की लड़ाई थी। भीड़ के बीच शांति टूट चुकी थी, और तनाव बढ़ता जा रहा था। निया धीरे धीरे पीछे हटी। उसकी नजरें अब शहर की गहराइयों पर टिक चुकी थीं। दिलचस्प, उसने धीरे से कहा। और उसी पल दूर कहीं से एक ठंडी हंसी गूंजी। ऐसी हंसी जिसने पूरे शहर की हवा को और भारी कर दिया। और अंधेरे में एक आवाज आई। अब असली खेल शुरू होगा। आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए बने रहे मेरे साथ और पढ़िए मेरी इस दिलचस्प कहानी को। और अच्छे कमेंट्स करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी। और पसंद आए तो स्टिकर जरूर भेजना। चैप्टर 231। जनरल सालार जी को ड्रैगन कब्रिस्तान के मामले से फुर्सत मिले तब ना। तेरी हिम्मत कैसे हुई ये सब कहने की? उस वक्त तूने मुझे क्या बताया था? हाँ, क्या तूने बताया था कि वो म्यूटेंट धरा ड्रैगन मृत जीवों को निगल जाएगा? क्या तूने बताया था कि लाल ड्रैगन हम पर आग बरसाएगा? अब उल्टा मुझसे बहस कर रहा है। आज तो तेरी हड्डियां तोड़ कर रख दूंगा। उमर का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसकी आंखों में खून उतर आया था, जैसे अभी यहीं जेला को चीर कर रख देगा।
2 म्यूटेंट ड्रैगनों को घेरकर खत्म करने के मिशन में उसे भारी नुकसान उठाना पड़ा था। ऊपर से जनरल सालार जी ने भी उसे डांट दिया था। उमर बेवकूफ नहीं था। अगर खुजेल्ला ने शुरू से ही उन दोनों म्यूटेंट ड्रैगनों की असली ताकत बता दी होती तो वो यूं सीधे मौत के मुंह में नहीं कूदता। साफ था, खुजेल्ला ने सच्चाई छिपाई ताकि उमर भी उसके साथ दलदल में फंस जाए। जनरल सालार जी ने तो पहले ही तय कर लिया है कि इस मामले को आगे नहीं बढ़ाना। फिर तू अब भी क्यों चिल्ला रहा है? खुजेल्ला ने देखा कि उमर को दूसरे हाई लेवल मृत जीव पकड़कर रोक रहे हैं तो उसका हौसला थोड़ा बढ़ गया। निया भीड़ में छिपी खड़ी थी और ये पूरा तमाशा मजे लेकर देख रही थी। उसने इन दोनों को पहले भी देखा था और वो नज़ारा भी याद था जब जटायु और अघोरा के पीछे भागते भागते ये दोनों जमीन पर रेंगने लगे थे। अब इन्हें मृत जीवों के शहर में आपस में लड़ते देख उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। जनरल सालार जी को ड्रैगन कब्रिस्तान के मामले से फुर्सत मिले तब ना वो तेरे जैसे कचरे पर ध्यान देंगे। उमर ने ताना मारा। ये सुनते ही निया का दिल एकदम से धक से रह गया। उसे पहले ही केशव जी से ड्रैगन कब्रिस्तान के बारे में पता चला था जहां अनगिनत शक्तिशाली ड्रैगनों के शव दफन हैं। तो क्या ये मृत जीव उन ड्रैगनों की हड्डियों से फिर से हड्डी वाले ड्रैगन बनाने वाले हैं? अभी तक जो हल्की मुस्कान उसके चेहरे पर थी वो पल भर में गायब हो गई। अगर ये योजना सफल हो गई तो उत्तर के ड्रैगनों के लिए ये सीधा विनाश होगा। उसे नहीं पता वहां कितने हाई लेवल ड्रैगन के शव हैं, लेकिन अगर सिर्फ 3-4-8 पंखों वाले स्वर्ण ड्रैगन भी जिंदा कर दिए गए तो वो एक भयानक सपना बन जाएगा। निया चुपचाप खड़ी रही। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। अब उसके चेहरे पर मजाक नहीं था, सिर्फ सोच और एक खतरनाक योजना। उधर उमर की गालियों के बीच मौका देखकर खुजेल्ला चालाकी से खिसक लिया। हाई लेवल मृत जीवों की रिकवरी बहुत तेज होती है। उसके स्तंभ भी जल्दी भर गए। रास्ते में जितने भी लो लेवल मृत जीव मिले सबने उसे सिर झुकाकर सम्मान दिया। उस सम्मान को एंजॉय करते हुए खुजेल्ला हाथ पीछे बांधकर अपने ठिकाने पर लौट आया। भले ही हाई लेवल मृत जीवों में उसकी ज्यादा हैसियत नहीं थी, पर एक शुद्ध रक्त वाला मृत जीव होने के नाते उसका घर काफी बड़ा और शानदार था। अपने कपड़ों पर लगी धूल देखकर उसने भौहें सिकोड़ी और कपड़े बदलने के लिए कमरे में गया। लेकिन जैसे ही वो अंदर घुसा उसकी नजर सामने खड़ी एक काली परछाई पर पड़ी। अगले ही पल एक साधारण सा दिखने वाला लो लेवल मृत जीव उसके सामने आ गया। तू कौन है? मेरी जगह में घुसने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? खुजेल्ला गुस्से से तिलमिला उठा, लेकिन वो लो लेवल मृत जीव जरा भी नहीं डरा। उसके होंठों पर एक खतरनाक मुस्कान फैल गई, आंखों में शरारत की चमक तैर गई और फिर उसने हल्के मगर दबदबे वाले अंदाज में कहा, अगर चाहो तो मुझे मालिक कह सकते हो। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया और ज़ेला को पहली बार महसूस हुआ शायद उसने किसी बहुत ही गलत इंसान से पंगा ले लिया है और अगले ही पल जो होने वाला था वो पूरी बाजी पलट सकता था। आगे इस कहानी में क्या होगा जाने के लिए बने रहे मेरे साथ और पढ़िए मेरी इस दिलचस्प कहानी को। चैप्टर 232। हमने महाराज को कभी देखा ही नहीं। प्रमुख खुजेला का पूरा शरीर कांप उठा। वो उस अचानक सामने आए मृत जीव को गाली देना चाहता था, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ वो बोल ही नहीं पा रहा है। सिर्फ बोलना ही नहीं, उसका पूरा शरीर जैसे पत्थर बन गया था। उंगलियां तक हिल नहीं रही थी। निया बिल्कुल आराम से आगे बढ़ी, एक कुर्सी खींची और बैठ गई। उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी और सामने जमे हुए प्रमुख खुजेला को वो ऐसे देख रही थी जैसे कोई खेल देख रही हो। प्रमुख खुजेला की आंखों में अब साफ डर था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था, एक हाई लेवल मृत जीव होकर वो एक लो लेवल मृत जीव के बस में कैसे आ गया। घबराओ मत, बस कुछ सवाल पूछूंगी, निया ने बड़ी नरमी से कहा, लेकिन उसकी आंखों की चमक कुछ और ही कहानी बता रही थी।
ये सुनकर प्रमुख खुजैला का चेहरा और भी बिगड़ गया। निया ने उंगलियां चटकाईं। टक! अगले ही पल प्रमुख खुजैला की आंखें धुंधली हो गईं। उसका चेहरा एकदम खाली सा हो गया, जैसे उसकी सोच किसी और के हाथ में चली गई हो। निया के चेहरे पर हल्की संतुष्टि आई। ये पहली बार था जब उसने किसी मृत जीव पर श्राप इस्तेमाल किया था। उसे खुद भी पूरा भरोसा नहीं था, लेकिन प्रमुख खुजैला की हालत देखकर साफ था, उसका प्रयोग सफल हो चुका था। ड्रैगन कब्रिस्तान के बारे में जो तूने कहा, वो क्या मामला है? निया ने सीधे मुद्दे पर सवाल किया। प्रमुख खुजैला का मुंह धीरे धीरे खुला। आवाज सुस्त थी, लेकिन साफ। अरसलान उत्तर पर हमला करना चाहता है, और हमें उकसाने के लिए। वो हमें ड्रैगन कब्रिस्तान ले जाकर उन ड्रैगनों के शवों को जिंदा करेगा। निया की आंखों में एक पल को हैरानी चमकी। अरसलान अब खुद को रोक नहीं पा रहा। वो सच में उत्तर पर हमला करने जा रहा है? इतनी जल्दी क्यों है उसे? निया ने आंखें सिकोड़कर पूछा। उसने कहा, छोटा स्वर्ण ड्रैगन उत्तर में हो सकता है। जब तक वो उसे मार नहीं देता, उसे चैन नहीं मिलेगा। प्रमुख खुजैला बिना रुके सब कुछ उगलता जा रहा था। निया के माथे पर हल्की सिलवटें पड़ गईं। उसने तो पहले ही जालिम को कहा था कि छोटे स्वर्ण ड्रैगन के अंदर की दानवी ऊर्जा छिपा दे, ताकि अरसलान उसे ढूंढ ना पाए। लेकिन उसने ये नहीं सोचा था कि ये चाल उल्टा इतना बड़ा कदम उठवा देगी। पूरे उत्तर पर हमला। निया ने ठुड्डी पर हाथ रखा। आखिर कितनी नफरत है उसे उस छोटे स्वर्ण ड्रैगन से। उसकी आंखों में सोच गहराने लगी। या फिर ये नफरत उसके पिता दशरथ से है? कमरे में कुछ पल सन्नाटा छा गया। फिर निया ने दोबारा पूछा, कब निकलने का प्लान है? अब जब उसे सब पता चल गया था। कुछ ना करना उसके स्वभाव में ही नहीं था। प्रमुख खुजैला थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, ड्रैगन कब्रिस्तान में बहुत ज्यादा हाई लेवल ड्रैगन हैं, और कई 8 पंखों वाले स्वर्ण ड्रैगन के कंकाल भी है। जनरल सालार जी अकेले ये काम नहीं कर सकते। उन्हें महाराज के आने का इंतजार करना होगा। महाराज? निया की भौं हल्की ऊपर उठी। महाराज हमारे प्रमुख के पुत्र है, मृत जीवों में एक प्रतिभाशाली योद्धा। प्रमुख चाहते हैं कि वही हड्डी वाले ड्रैगनों की सेना को संभाले। इसलिए जनरल सालार जी अपने मन से 8 पंखों वाले हड्डी ड्रैगन को जिंदा नहीं कर सकते। निया की आंखों में हल्की चमक आई। मृत जीवों का प्रतिभाशाली, दिलचस्प। उसे पता था, जो भी मृत जीव को जिंदा करता है, वो उसी का सबसे वफादार सेवक बन जाता है। ड्रैगन कब्रिस्तान में इतने सारे ताकतवर कंकाल हैं, तो जाहिर है प्रमुख इतना बड़ा बल किसी एक के हाथ में नहीं देगा। अपने बेटे को देना ही सबसे सही फैसला है। लेकिन उसी पल निया के दिमाग में एक खतरनाक ख्याल चमका। उसकी आंखों में हल्की शरारती चमक लौटी। तुम्हारा ये महाराज कब तक आएगा? 1 हफ्ते के अंदर। तूने उसे देखा है? नहीं। हम 1000 साल पहले ड्रैगन महाद्वीप आए थे। महाराज का जन्म 800 साल पहले हुआ। हमने अभी तक उन्हें नहीं देखा। ये सुनते ही निया के होठों पर धीरे धीरे एक चालाक मुस्कान फैल गई। कभी देखा ही नहीं, उसने मन ही मन दोहराया, और उसकी आंखों में अब साफ साफ एक खतरनाक योजना आकार लेने लगी। क्योंकि कभी कभी असली खेल तब शुरू होता है जब कोई किसी को पहचान ही नहीं पाता। आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए बने रहे मेरे साथ और पढ़िए मेरी इस दिलचस्प कहानी को। और अच्छे कमेंट्स करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी। और पसंद आए तो स्टिकर जरूर भेजना।